हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। माई सेल्फ मिस्टर बटार और मैं एक बार फिर से आपके सामने हूं अपनी एक नई वीडियो चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वीडियो में हम जितने टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, दीज टॉपिक्स आर इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, ohms law and its limitations, distance resistance of a conductor, drift velocity and relation between current I and drift velocity Vd, conductance and conductivity। तो चैप्टर नंबर जो आपका थर्ड है 12th क्लास का, वो उसका रिवीजन आज हम करते हैं। रिवीजन भी बोल लीजिए, आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी आप यहां से बना सकते हैं। तो हम पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, विच इज ओवर इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये रहा हमारा पहला टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने देखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत कहीं ना कहीं जो होती है वो किससे होती है, आपकी चार्ज से होती है। तो चार्ज क्या होता है ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। जो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड्स पढ़ाए गए हैं उनमें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि व्हाट इज चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका, जब इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह आपका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, या फिर इसमें चार्ज का फ्लो होता है। क्यों चार्ज, ये देखिए आपका जो चार्ज का फ्लो होता है वो स्पेशली किसमें जो बात की जाती है, वो कंडक्टर्स में बात की जाती है। हमारी कंडक्टर्स में किस तरीके से कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, करंट है तो करंट का फ्लो कहाँ होता है, वायर्स के थ्रू होता है। तो जिन वायर्स के थ्रू होता है उनको क्या बोला जाता है, कंडक्टर्स बोला जाता है। तो उसी तरीके से हम बात भी यहाँ कर रहे हैं। क्या है आपका, देखिए चार्ज जो है वो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे यहां से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कहां, यहां पे। तो ये पर्टिकुलर टाइम में हम ऐसा काउंट कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम है हमारे पास, क्या है, पर्टिकुलर टाइम। तो वो पर्टिकुलर टाइम कितना रहेगा आपका, दैट इज माई टी। और उस पर्टिकुलर टाइम में जो क्वांटिटी है किसकी, चार्ज की, जो ट्रांसफर हुई है चार्ज की क्वांटिटी, दैट इज माई क्यू, है ना। तो हम सीधा सीधा लिखते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या फिर करंट आपका, दैट इज आई इज इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन टी, है ना। उसके बाद चलते हैं यहां से थोड़ा सा, आपको डेफिनेशन में ही बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज किस रेट से, यानी कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में किसका फ्लो करना, चार्ज का फ्लो करना, दैट इज कॉल्ड माय इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और इस तरीके से डी बाई डी टी, इसको बोलते हैं रेट। रेट का मतलब क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी चीज का, है ना, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कि डी बाई डी टी किसका, आपका क्यू, चार्ज का। तो इसकी ही ये वाली फॉर्म आपकी आ जाती है। इसका मतलब एक नया फॉर्मूला आपका और आ गया, क्या है, डी क्यू बाई डी टी, दैट इज माई आई, है ना। तो यहां से चलते हैं यूनिट। यूनिट के बारे में क्या लिखेंगे, यूनिट आपकी सिंपल है हमारी, उसी तरीके से लिख लेते हैं कुलाम। कुलाम पर कितना, सेकंड, और कुलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर। तो ये तो आपका पहले से ही है कि ये क्या है, एम्पियर है। इसको ए से क्या करते हैं, ए से डिनोट किया जाता है। ये 10th में भी था आपका सिमिलर, आपका इलेक्ट्रिक करंट, है ना। उसके बाद क्या है, तो कैसे लिखा जाएगा, I इज इक्वल टू आपका जैसे 5 एम्पियर, है ना, इस तरीके से आपका लिखा जाता है। तो यूनिट सिंबल्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की एक पर्टिकुलर आपकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं कि वो डायरेक्शन किधर से किधर होगी। बहुत सिंपल लॉजिक है आपका। जैसे सपोज करिए मैंने अभी अभी एक कंडक्टर दिखाया था, ये कंडक्टर है ना, और इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है, और चार्ज मैंने क्या बोला, क्यू। लेकिन आपको पता है कंडक्टर्स में जो चार्ज होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वही इसमें जो मेनली जो करंट के फ्लो को करते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। लेकिन हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए चार्ज। चार्ज का आपको पहले से पता है कि चार्ज क्या होता है, या तो पॉजिटिव क्यू होगा या फिर नेगेटिव क्यू होगा, क्योंकि यहाँ दो तरीके की पोलैरिटी चार्ज के साथ अटैच रहती है। तो आप देखिए इस वायर में केवल इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, मतलब इस थोड़ी सी लेंथ के लिए, तो करंट क्या है, इधर से फ्लो कर रहा है आपका, या फिर इसके अपोजिट फ्लो कर रहा है। ये कैसे पता चलता है कि करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, और ये किसके रिस्पेक्ट में देखना है आपको, चार्ज के रिस्पेक्ट में देखना है कि चार्ज का फ्लो किधर
हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में देखना है कि चार्ज किधर फ्लो हो रहा है। तो मान लेते हैं, जैसे ध्यान से देखिए इस वाले फिगर में हम देख लेते हैं, या एक नई फिगर बना लेते हैं यहाँ से। ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना, किधर से, ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है। याद रखेंगे, पॉजिटिव क्यू चार्जेस फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो इस पर्टिकुलर में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, ए से बी ही होगी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो आप इस तरीके से लिखिए, क्या, पॉजिटिव क्यू चार्ज, उसका फ्लो किधर है, ए टू बी। तब करंट का फ्लो भी इस केस में किधर रहेगा, ए टू बी। बस। और इसके बाद ये पूरा सेक्शन हो गया है, तो यहां से कंफर्म है, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी इन दैट पर्टिकुलर केस, है ना, आपका करंट भी ए टू बी ही फ्लो कर रहा है। इसका मतलब सीधा है कि करंट की डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन रहेगी। उसका अपोजिट क्या होगा, अगर चार्ज माइनस है तो उसका फ्लो अगर कहां हो रहा है, ए टू बी, उस कंडीशन में करंट का फ्लो कहां हो रहा होगा, बी टू ए। इसका मतलब सीधा है कि करंट फ्लो करता है लेकिन नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, दोनों पॉइंट्स है डायरेक्शंस के बारे में। तो इस तरीके से लिख लेंगे तो आपकी डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हो जाता है। इसी तरीके से ये छोटा ही टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है, दैट इज माई करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या क्या है, सिंपल है बहुत। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी आपने पहले भी, आपने करंट डेंसिटी पढ़ा, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है 12th में। इससे पहले डेंसिटी की देख लेते हैं एक बार की डेंसिटी क्या है। आप सबको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, और आपने एक नहीं, अब से पहले कई सारी डेंसिटीज को हमने डिस्कस कर लिया है। जैसे मास डेंसिटी है तो मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी है तो आपका चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चलिए वॉल्यूम की ही टर्म में लिखते हैं, अदरवाइज तो लीनियर सरफेस और आपकी वॉल्यूम तीनों होती है ना। तो इस तरीके से डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है, पर यूनिट किसमें, वॉल्यूम में कितनी है, उसको बोलते हैं उसकी डेंसिटी। तो अलग अलग सिंबल्स यूज किए गए हैं। उसी तरीके की एक टर्म हमारे यहाँ भी है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, मतलब इस वाले चैप्टर में इंट्रोड्यूस की गई है, विच इज माई करंट डेंसिटी। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। इसके थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कितना करंट है आपका, आई। तब अगर हम करंट आई को डिवाइड कर देते हैं इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो उसको बोलता है उसकी करंट डेंसिटी। किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट किया जाता है। तो करंट डेंसिटी है ना, क्या हुआ, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या हुई हमारी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कितना, जे इज इक्वल टू क्या होगा भाई, आई बाई ए। और इसको अगर करंट डेंसिटी वेरी कर रही है क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस, है ना, मतलब करंट डेंसिटी अभी तो यह क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आई की वैल्यू भी क्या कांस्टेंट, ए की वैल्यू भी क्या कांस्टेंट, तो करंट डेंसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस आपकी करंट डेंसिटी क्या करती है, वेरी करती है, यानी कि करंट वेरी करता है, तो करंट डेंसिटी को किस तरीके से लिखा जाता है, तो जे लिखा जाएगा आपका किस तरीके से, डी बाई डी ए, और साथ में क्या, आई, यानी कि अगर इसको पढ़ा जाए तो डी आई बाई डी ए, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस हाउ करंट इज चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड माई करंट डेंसिटी। तो इसको आप याद रखेंगे। यूनिट क्या रहेगी आपकी, यूनिट बहुत सिंपल है, यूनिट क्या रहेगी भाई, करंट क्या होता है, एम्पियर, और पर क्या, मीटर स्क्वायर, और क्या लिखा जाता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि इनवर्स स्क्वायर, इस तरीके से आपका लिखा जाता है ना। तो इसको आप याद रखेंगे कि करंट डेंसिटी क्या है, ये टर्म कहां यूज हुई थी, किस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, और किस तरीके से इसको लिखा जाता है, दोनों टर्म्स को आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको 10th में पढ़ाया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसको रिपीट थोड़ा सा कर देते हैं। आपका ओम्स लॉ क्या है, आपका अगर एक सर्किट है हमारे पास इस तरीके से, जिसमें हमने एक बैटरी लगा रखी है और उसमें क्या जोड़ रखा है, एक रेसिस्टेंस जोड़ रखा है या लोड जोड़ रखा है ना, क्या है ये, एक लोड जोड़ रखा है। तो यहां आपने क्या लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, और यहाँ क्या लगा रखा है, एमीटर लगा रखा है, तो करंट की और वोल्टेज की वैल्यू को नोटिस करने के लिए, और यहाँ एक वेरिएबल सोर्स लगाया हुआ है भी। इसी तरीके से आपने सेटअप लगाया, प्रैक्टिकल सेटअप भी है। तो प्रैक्टिकली क्या मिलता है, जैसे जैसे ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज अक्रॉस द लोड इंक्रीज करते हैं,
उसी तरीके से एमीटर में करंट भी इंक्रीज होता है। तो आप क्या लिखेंगे अगर स्टेटमेंट लिखना पड़ जाए कि ओम्स लॉ क्या है, तो हम लिखेंगे सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, व्हेन वी चेंज और व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, तो वैल्यू ऑफ करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, या फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज विच इज रिटन एज V इज प्रोपोर्शनल टू I, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल आपका है जो रिजल्ट आया है, यहां से इस तरीके का अरेंजमेंट आपने किया है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, या फिर आप स्टेटमेंट में डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि as we increase our voltage or potential current is also increases, इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहां से क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक तरीके का कांस्टेंट लेके आते हैं जिसको बोला जाता है कि ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है विच इज रेसिस्टेंस, क्या नाम दिया जाता है, विच इज रेसिस्टेंस, है ना, विच इज रेसिस्टेंस ऑफ द लोड, जो लोड आपने लगाया है या वो जो लोड है उसका वो रेसिस्टेंस, पर्टिकुलर रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस को अगर सीधा सीधा पढ़ा जाए तो रेसिस्टेंस है कि वो करंट का कितना अपोज कर सकता है कोई डिवाइस जिससे करंट पास करके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस, है ना। क्या सिंबल हुआ, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, है ना, तो आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां से क्या आ जाता है आपका आर इज इक्वल टू कितना आएगा, V अपॉन I, तो यहां से जो निकलता है क्या है, V मतलब वोल्ट और करंट मतलब एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर इसको बोला जाता है ओम, तो ये साइंटिस्ट के नाम पर है जो इसका नाम है रेसिस्टेंस, दैट इज माई ओम। ओम्स लॉ जिसने दिया है उसी ने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपने नाम पे उसकी यूनिट रखी हुई है ना। तो हमारा ये आ जाता है आर इज इक्वल टू V अपॉन में I, तो इसकी यूनिट क्या है आपकी ओम, याद रखेंगे इसको, जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को, जिस तरीके से R इज इक्वल टू 5 ओम, इस तरीके से आपका लिखा जाता है। ये सिंबल जो है आपका क्या है, ओम का सिंबल रहेगा, कुछ इस तरीके से कर देते हैं, है ना। तो ये ग्रीक वर्ड है, तो इस तरीके से इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें रेसिस्टेंस में, तो आप इसमें ओम्स लॉ तो ये हुआ, उसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, अगर ग्राफ भी आ जाता है कभी कभी तो आप इस तरीके से देख लेंगे कि इस वाले एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं वोल्टेज, इस वाले एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं करंट। तो हमेशा याद रखेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपका पोटेंशियल क्या है जीरो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे करंट भी क्या है आपका जीरो, इसका मतलब ये ग्राफ कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। दूसरी बात एक और है कि V इज इक्वल टू क्या है IR है, इसका मतलब ये क्या है लीनियर ग्राफ है, करंट लीनियरली इंक्रीज कर रहा है किसके साथ, वोल्टेज के साथ, तो लीनियर ग्राफ है तो किस तरीके से खींचता है, इस तरीके से खींचा जाता है। तो ये जो स्लोप है हमारी यहाँ पे स्लोप, ये स्लोप ही ये पर्टिकुलर रेसिस्टेंस की वैल्यू देता है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का डाटा है जिसमें V और I के बीच का ग्राफ हो, है ना, डाटा है आपके पास कि आप उसमें क्या कर सकते हैं V वर्सेस I, है ना, V वर्सेस I, और V और I के बीच का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो उस ग्राफ से ही आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे इसमें आप स्लोप फाइंड आउट कर देंगे। तो वो जो स्लोप होगी, क्योंकि इसमें दे रखा है ना वाई एक्सिस पे कौन है वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे कौन है भाई, एक्स एक्सिस पे कौन है करंट, तो y अपॉन में x, ये क्या होता है आपका स्लोप। तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स में ये भी क्या होगा स्लोप, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये क्या होता है रेसिस्टेंस, V बाई आर क्या होता है रेसिस्टेंस। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, है ना। तब हम देखते हैं दो चीजें हमें और वर्ड यहाँ पे मिलते हैं, एक पहला मिलता है ओमिक मटेरियल, आप मटेरियल कहिए ओमिक मटेरियल या फिर ओमिक डिवाइसेस, है ना, ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस क्या है, वो मटेरियल या वो डिवाइसेस मोस्टली जो कंडक्टर्स हैं हमारे, अगर वो ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ओम्स को लॉ का मतलब क्या है V इज इक्वल टू आई आर, अगर इस लॉ को आप फॉलो कर रहे हैं, जो डिवाइसेस या जो मटेरियल्स इस लॉ को फॉलो करते हैं दे आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस या ओमिक मटेरियल्स। लेकिन इसके अपोजिट क्या होगा, जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन ओमिक मटेरियल्स या नॉन ओमिक डिवाइसेस, उसको बोला जाता है नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो वो क्या होंगे, जिस तरीके से हम देखिए जैसे इंसुलेटर्स हैं हमारे, जैसे हमारे क्या है इंसुलेटर्स हैं, और क्या है
सेमीकंडक्टर्स हैं। जैसे सेमीकंडक्टर्स कौन हुए, सेमीकंडक्टर्स का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है पार्ट 2 में, तो वहां भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स क्या है, तो हम सीधे सीधे बोलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में आती है उनको क्या बोला जाता है, सेमीकंडक्टर। जैसे आपका कौन है, सिलिकॉन, और कौन है, जर्मेनियम। तो ये है, लेकिन ये ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब इसके लिए V प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई और रिलेशन होता है, तो इसलिए ये नॉन ओमिक मटेरियल में आते हैं। और जैसे ये डिवाइसेस जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो सबसे बेसिक डिवाइस है वो है हमारी डायोड। तो डायोड भी ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करती है, वो किसी और तरीके का ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके का लीनियर ग्राफ नहीं बनाते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे भी डिस्कस की जाएंगी। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब हमारा रेसिस्टेंस वाला पार्ट आता है आपका। तो जो रेसिस्टेंस वाला पार्ट आता है, रेसिस्टेंस का आपको पता चल चुका है कि रेसिस्टेंस को किससे डिनोट किया गया है, R से, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या रहता है आपका, ओम रहता है। तो अब हम ओम्स यानी कि रेसिस्टेंस के ऊपर ही और जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है आपका क्या, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर का मतलब क्या है कि किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, भाई कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे वो डिपेंड करेगा। तो क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, हमने एक पर्टिकुलर कंडक्टर लिया, उस पर्टिकुलर कंडक्टर में देखा कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारा कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया A, और लेंथ कितनी है, L, और इस पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R। तो वो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम किस तरीके से लिख लेते हैं, वी हैव टेकन ए conductor whose cross section area is A and its length is L, the resistance of this conductor is R। by practical it was found that कि R जो है, R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, L के। मतलब किसी भी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होती है उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है। और सेकंड क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना क्या होता है, ज्यादा होता है, उतना ही रेजिस्टेंस आपका कम होता है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उनको इस में नहीं रखा गया है, उनकी डिपेंडेंसी को किसी और तरीके से देखा गया है। जैसे टेम्परेचर एक फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज या डिक्रीज करती है, मतलब डिपेंड करती है, तो उसको एक अलग फैक्टर्स के साथ, एक अलग एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ा गया है। तो यहां देखते हैं, तो यहां हमने देखा कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो R है वो एक तो पर्टिकुलरली जो कंडक्टर की लेंथ है L उस पर डिपेंड करता है, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे इस तरीके से डिपेंड करता है। तो हम दोनों की इक्वेशन को लिख लेंगे, जब दोनों की इक्वेशन को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, यानी कि एक जगह एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका R क्या आ जाएगा, R प्रोपोर्शनल आएगा किसके, L अपॉन A के। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आते हैं, उसको लिखते हैं रो, और डिवाइड बाई कितना, L बाई A। तो इस तरीके से हमारा एक नया फॉर्मूला आ जाता है। जितने भी फॉर्मूले यहाँ आ रहे हैं आप सबको लिखते रहिए और याद करिए, यही फॉर्मूले आपको अप्लाई करके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, उनकी वैल्यूज करनी है, या आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो R इजिकल टू कितना आया, रो L बाई A। तो यहां से जो रो निकल के आएगा वो कितना आएगा, R A बाई L। तो आप यहां से इन दोनों एक्सप्रेशन को याद रखें। आपको R का फॉर्मूला लिखना है तो R इजिकल टू रो L बाई A लिखेंगे, और आपको रो का फॉर्मूला लिखना है तो R A बाई L लिखेंगे। रो क्या है आपकी, रो को बोला जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, है ना, रेसिस्टेंस नहीं, एक तरीके से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और इसको पूरे तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ साथ इसका दूसरा नाम क्या है, रेसिस्टिविटी, याद रखेंगे। रो इज रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी हमेशा मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। इसके फॉर्मूला में जरूर लिखा गया है क्या, एरिया और लेंथ, लेकिन ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। रेसिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप मटेरियल चेंज करते हो तो रेसिस्टिविटी चेंज होती है, अदरवाइज रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। यूनिट क्या रहेगी, याद रखेंगे, यूनिट क्या रहेगी, यूनिट को याद रखें आप, ओम, फिर आपका क्या है मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में कितना, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल तो कितना आएगा, ओम मीटर, याद रखेंगे, ओम मीटर। तो ओम मीटर को किस तरीके से लिखा जाता है, ओम मीटर, इस तरीके से इसकी यूनिट आ जाती है। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, और रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरीके से हमारा
थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमने बोला टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, तो आप क्या लिखेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, ये भी आपका पढ़ा जाता है। क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट। याद रखेंगे, फोर कंडक्टर्स, इसी के लिए करा रहे हैं, फोर कंडक्टर्स, फोर कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब क्या है आपका, जो मेटल्स हम यूज करते हैं उन्हीं को कंडक्टर्स बोलते हैं, मतलब जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, जिनमें हीट और करंट का फ्लो बहुत आसानी से हो जाता है, दोज आर नोन एज कंडक्टर्स, या फिर जिनकी कंडक्टिविटी हाई है और रेसिस्टिविटी लो होती है, उनको बोला जाता है आपका कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, तो कंडक्टर्स के लिए करें कि कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है आपका, है ना। तो इसको देख लेते हैं एक तरीके से, इसमें सीधा है आपका एक रिलेशन है, आर टी इज इक्वल टू आर नोट और 1 प्लस एल्फा डेल टी। क्या किया हमने, हमने देखा कि एक आपका एक कंडक्टर है, हमने बोला कि एक कंडक्टर है और कंडक्टर की पर्टिकुलर लेंथ कितनी है एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, और रेसिस्टेंस बोल दिया कि इसका जो रेसिस्टेंस है ना रूम टेम्परेचर पे, शुरुआत में जब हम आपका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो शुरुआत कहां से करते हैं, रूम टेम्परेचर से, या फिर आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर कोई दिया हुआ है, तो हमने क्या बोला कि रेसिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये कितना है, इनिशियली क्या है 10 ओम है, उसको मान लू मैं आर नोट, जैसे ये रहा आपका इनिशियली, मतलब जब आप टेम्परेचर जब तक आपने नहीं बढ़ाया है तब उस टाइम पे पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, आर नोट है, वो कितना आएगा आपका 10 ओम, मान लेते हैं कि ये 10 ओम आपका रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, यहां से इसका टेम्परेचर उस टाइम पे कितना था T1, फिर मैं क्या करता हूं, इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मतलब इसको हीट दे देते हैं, तो टेम्परेचर इसका पहुंच जाता है कितना T2, है ना, टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है T2, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू भी क्या देखी हमने कि वो बढ़ के कितनी हो जाती है RT। तो प्रैक्टिकली इट वाज फाउंड दैट व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इट्स रेसिस्टेंस इंक्रीज, और किस तरीके से इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, किस फैक्टर से इंक्रीज होता है, वो आपका इस फॉर्मूले में दिया हुआ है कि RT जो इंक्रीज हुआ वो किस तरीके से हुआ, ध्यान से देखिए, RT इनिशियली कितना था, वो R नोट प्लस आर नोट एल्फा डेल टी, डेल टी का मतलब कितना है T2 माइनस T1, तो टेम्परेचर कौन ज्यादा था, बाद वाला, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, तो T2 माइनस T1 आप लिखेंगे, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है क्या, RT इज इक्वल टू, पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, आर नोट, है ना, इतना फैक्टर ये ज्यादा इंक्रीज हो गया, देख रहे हैं ना, पहले कितना था आर नोट, टेम्परेचर बढ़ाया तो RT बन गया, लेकिन किस फैक्टर से इंक्रीज हुआ, इस फैक्टर से इंक्रीज हुआ, जहां एक वैल्यू अल्फा है, आर नोट आपको पहले से पता है, T2 माइनस T1 आपको पता है कि ये टेम्परेचर का डिफरेंस आपका रहेगा, है ना, तो एक ही वैल्यू ऐसी है जो किसी तरीके से क्या है अभी तक अननोन है, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या रहेगा, तो RT इज इक्वल टू आर नोट, कॉमन ले लेंगे आप आर नोट, तो 1 प्लस अल्फा, और इसको हम जो डिफरेंस है इसको क्या लिख लेते हैं डेल टी, इसलिए मैंने शुरुआत में यही रिलेशन लिखा था, तो शुरुआत में ये रिलेशन लिखा था कि RT इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल टी, तो किस तरीके से ये आपको पता लग चुका है कि किस फैक्टर से R इंक्रीज कर रहा है उस फैक्टर को आर नोट के साथ ऐड करके लिखा जाता है ना, तो आपका ये क्या रहा आर नोट, आर नोट क्या है इनिशियली, आर नोट याद रखेंगे, आर नोट क्या है इनिशियली, इनिशियली कब, इनिशियली वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, इनिशियली का मतलब जब टेम्परेचर कितना था T1, बाद में रेसिस्टेंस कितना हो जाता है RT, जब टेम्परेचर कितना है T2, है ना, ये आप याद रखेंगे। तो अल्फा क्या है, अल्फा आपका है क्या है आपका अल्फा, अल्फा जो आया हुआ है दैट इज माई कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, क्या है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहेगा, है ना, तो यहां से क्या निकल के आता है आपका, जो आपने RT लिखा था, RT डिवाइड बाय कितना आर नोट इज इक्वल टू कितना बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल टी, तो यहां से आप क्या करिए RT डिवाइड बाई कितना आर नोट माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल टी, तो यहां से क्या आएगा आपका RT माइनस आर नोट डिवाइड बाई आर नोट, और इन सब में 1 अपॉन कितना डेल टी इज इक्वल टू कितना
अल्फा। तो यहाँ से आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाती है। तो एक फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे और एक फॉर्मूला हमने जो शुरुआत में लिखा है आर टी इज इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फा डेल टी, इसको भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से यूनिट क्या होगी, यूनिट किसकी, टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट। ये तो क्या है, ओम, रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस है डिवाइड बाय रेसिस्टेंस, तो कोई यूनिट नहीं हुई, तो 1/डेल टी बचा। डेल टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है भाई, केल्विन। तो यानी कि ये क्या आएगा, केल्विन इनवर्स, है ना, केल्विन क्या, इनवर्स। तो अल्फा की जो यूनिट है वो कितनी है आपकी, केल्विन इनवर्स रहेगी। तो सेल्सियस इनवर्स लिखिए या फिर केल्विन इनवर्स लिखिए, जबकि ऐसा यूनिट तो क्या है, केल्विन है, तो इसलिए आप प्रेफरेंस देखिए आप क्या लिखेंगे, केल्विन इनवर्स ही लिखेंगे, है ना। तो यहां से आपका क्या हो जाता है, इफेक्ट आपका निकल आता है कि टेम्परेचर का रेसिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट है। और अल्फा की वैल्यू कंडक्टर्स के लिए क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव। इस बात को भी आप याद रखें कि जो अल्फा की वैल्यू है वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव है, जबकि इंसुलेटर्स के लिए, किसके लिए, इंसुलेटर्स के लिए या फिर किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव रहेगी। इसलिए उनका रेसिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करता है, जबकि कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद बढ़ जाते हैं हम किसके ऊपर, नया टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको आप याद रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ना। देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर का जो लेंथ है वो कितना है, एल, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रहेगा हमारा, ए। इसमें देखना आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। देखिए जब तक कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज का मतलब है जो तो वोल्टेज सोर्स से ना जोड़ा जाए, तब तक वो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर्स में फ्री क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक रैंडम मोशन में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी अपनी एक रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। जब रैंडम मोशन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन किसके इनसाइड, कंडक्टर के इनसाइड, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में वो रैंडम मोशन में होते हैं। इसलिए जब तक कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं होती तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते रहते हैं और इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, क्या, एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या रहती है, जीरो रहती है, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आपकी रहेगी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब वेक्टर एडिशन लिया जाता है ओवरऑल पूरे का, तो वो वेक्टर एडिशन क्या आता है, जीरो। इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है आपकी, जीरो रहती है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल वोल्टेज से जोड़ देते हैं और जैसे ही हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर अप्लाई हो जाता है। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अप्लाई हो जाता है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, तो उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पैटर्न के साथ मोशन में आ जाते हैं। तब उनकी जो मोशन है वो पर्टिकुलर किस में आ जाती है, एक पैटर्न में, एक मोशन जो है वो पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म कर देती है। तो जिस वेलोसिटी से अब ये क्या कर रहे हैं, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जिस वेलोसिटी से। तो इन सब की क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ही बारे में बात हो रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन सब की एवरेज वेलोसिटी किसकी, जब हम क्या कर देते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज लगा देते हैं तो इनके ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ किसकी डायरेक्शन हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये तो हमने कैपेसिटर में भी देखा था आपका, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, यहाँ पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ आपकी रहेगी, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हुआ, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन रखे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रखे होंगे, तो उनके ऊपर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, हमने ये पहले ही पढ़ रखा है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या होती है, वो फोर्स होता है F इजिकल टू क्यू। क्यू का मतलब कब क्या है, E, है ना, E मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है, अभी चार्ज हमारा क्यू नहीं है, E है। और F इजिकल टू क्यू, ई होता है माइनस के साथ, इसका मतलब क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, F इजिकल टू ई ई। और अगर आप डायरेक्शन देखें तो फोर्स किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन हो रही है वो किधर हो रही है,
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आपकी इनकी मोशन हो रही है ना। तो वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंडक्टर के थ्रू आपका मोशन में होते हैं, जिस वेलोसिटी से, दैट एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंडक्टर के अंदर मोशन में होते हैं, किसकी तरफ, उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, दैट इज कॉल्ड माय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसी को बोला जाता है। तो किससे डिनोट किया जाता है एवरेज वेलोसिटी, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से डिनोट किया जाता है। तो डेफिनेशन पूछेंगे, हमने बता दी, डेफिनेशन आपको इसी तरीके से लिखनी है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टेंस व्हेन ए एक्सटर्नल वोल्टेज और एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट। तो जिस वेलोसिटी से वो मोशन में है inside the conductors, that velocity is called, that average velocity is called drift velocity। सिंबल क्या रहेगा, vd रहेगा। तो एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से vd का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया जाता है। बहुत आसान है, vd का एक्सप्रेशन किस तरीके से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। तो हमने देख लिया पहले ही, है ना। आपको ये सारी चीजें लिखनी होती हैं, किस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके ऊपर एक्सटर्नल वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही इलेक्ट्रॉन्स एक पैटर्न में मोशन में आ जाते हैं, तो वो मोशन में एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, F इजिकल टू क्यू ई। और क्यू क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं, वैसे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो ये ई क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F इजिकल टू क्यू ई या ई फोर्स लग रहा है। यही इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा होगा, और यही इलेक्ट्रॉन आपका मोशन में है हमारा। तो अब जब मोशन में होगा, तो मोशन में है, तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना रहे a, तब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो कहां से, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ से। न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि F इजिकल टू कितना, m a, और m किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि मास किसका लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लिया जाएगा, तो एक्सेलरेशन किससे चल रहा है, वो a से। तो F इजिकल टू कितना आ गया, m a, और दोनों फोर्सेस सेम ही हैं। दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना फोर्स लगाया वो कौन सा है, ई। और वही फोर्स है जो उसको क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसको एक्सेलरेशन दे रहा है, वो वही सेम फोर्स है आपका जो उसको एक्सेलरेट कर रहा है। तो दोनों फोर्सेस क्या हुए, सेम। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या रहेगा भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो आपने लिखा ई इज इक्वल टू किसके, एम ई का मतलब क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। एम इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर्स में है, उसका मास आपका। तो ए कितना आ जाएगा, यहाँ से ए इज इक्वल टू आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया कितना, ई बाई एम ई। इसको आप नाम दे लेंगे, दैट इज माई इक्वेशन थर्ड, है ना। इनिशियली आपने देखा, इनिशियली अब लिख देते हैं, सिंपल सिंपल लिख देते हैं। इनिशियली इनिशियल वेलोसिटी u क्या रही थी, 0। जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, कोई किसी तरीके की वोल्टेज आपने अप्लाई नहीं की थी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो रैंडम घूम रहे थे थ्रू आउट द मटेरियल्स, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही थी आपकी, 0। फाइनल वेलोसिटी मतलब v क्या बन जाती है आपकी, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाती है। यही तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है जब हमने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी है ना। किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, a से। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन रहती है, v इजिकल टू u प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। उनमें से एक लगा लेते हैं जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर डाटा है। तो प्रॉपर डाटा किसके लिए है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। और कौन से वाली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी v इजिकल टू u प्लस ए टी, और मैंने बोल दिया कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, vd। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। एक्सेलरेशन कितना है, e बाई एम ई, और टाइम जो रहता है वो टाउ। ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि टाउ क्या है, टाउ एक्चुअल में क्या है, टाइम पीरियड है, या टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो वही टाइम लिया जाता है इसमें जिसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, vd। तो vd इजिकल टू कितना आएगा, ई बाई एम ई, और इनटू में क्या, टाइम की जगह कितना लिया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड माई रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज टाइम है जो
आपके इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे सपोज करिए पहला इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना टाइम ले रहा होगा T1, दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कितना टाइम ले रहा होगा T2 और थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितना टाइम लेगा T3। तो ये जो टाइम लिया जा रहा है इन सब का जो मीन है T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड बाई n, जो n आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन्हीं को बोला गया है एवरेज टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम आपका, है ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपका, दैट इज माई तो यही आपका एक्सप्रेशन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है दैट इज माई Vd इज इक्वल टू ई बाई एम ई, इनटू में क्या टो रहेगा आपका, है ना, इसको आपको याद रखना है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका रिलेशन है। अब यहीं पे आपको एक टर्म है, इसको जरूर याद रखिए Vd इज इक्वल टू, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। एक टर्म और आती है आपकी मोबिलिटी, इसको भी साथ साथ पढ़ लेंगे। मोबिलिटी, मोबिलिटी है ना, मोबिलिटी क्या है इसी तरीके से है। तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी के टर्म में आपको क्या लिखना है, म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट करते तो म्यू इक्वल टू कितना, अभी तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली कितनी आई है ई बाई एम ई, और साथ में कितना टो, और डिवाइड किससे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई से। तो नेक्स्ट में क्या लिखा जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, नेक्स्ट में क्या लिखा जाएगा, म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई, ई और साथ में कौन टो डिवाइड बाई कितना एम ई, और साथ में ई से ई कैंसिल, तो आपका जो मोबिलिटी बचता है म्यू इज इक्वल टू वो कितना होगा ई टो बाई एम ई। तो एक नया एक्सप्रेशन है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है विच इज नोन एज मोबिलिटी, और मोबिलिटी दोनों के लिए होती है, मतलब दोनों के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि कंडक्टर में कंडक्टिविटी या कंडक्शन के काम आते हैं, चार्ज के फ्लो के काम आते हैं, करंट के फ्लो के काम आते हैं। तो उसी तरीके से दूसरा आपका नाम है होल्स, है ना, होल्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, H से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। आपका होल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि आपके कंडक्टर्स में नहीं, सेमीकंडक्टर्स में आपको दिखने वाले हैं। तो होल्स की मोबिलिटी का एक्सप्रेशन अलग है और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग है, बस यही है। आप जब म्यू ई लिखते हैं दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा टो होगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब मोबिलिटी ऑफ होल्स लिखा जाएगा तो होल्स का जो चार्ज है वो उतना ही है, सेम टू सेम, लेकिन मास ऑफ होल्स आपका लिखा जाता है। तो इस तरीके से मोबिलिटी आपका हो जाता है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आपका यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस भी रहते हैं या इसको भी पूछे जाने का चांस रहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी। आई मतलब क्या है, अरे वीडी फिनोमिना किसका है, वीडी मतलब किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं थ्रू आउट द कंडक्टर, दैट इज माय वीडी। और करंट भी क्या है कि चार्ज किस किस रेट से फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, दैट इज माय चार्ज, है ना। तो उसी को बोला जाता है क्या, करंट। मतलब दोनों फिनोमिना एक ही जगह से आए हुए हैं, इसलिए इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है, उसी को बोला गया है क्या, रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड वीडी। तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक बार देख लेते हैं। इसमें कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक दो चीजें जो मैथमेटिक्स है उसको ऐड किया गया है, अदरवाइज ये बहुत आसान है, इसको दिखाना भी बहुत आसान है कि इन दोनों में क्या रिलेशन आपका रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, वही सेम कंडक्टर ले लीजिए, उसी सेम कंडक्टर की जो लेंथ कितनी है ए, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ई ए, है ना, लेंथ कितनी है एल, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, अब सब कुछ सेट है पहले से ही कि एक वोल्टेज एक्सटर्नल लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जिससे वो फ्लो हो रहा है वो वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी रहेगी, है ना। तो आप देख लेते हैं यहां से, है ना, हम बोलते हैं कि इस तरीके से है, तो बोलते हैं कि इसमें जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है ए, और लेंथ कितनी है एल, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो किस तरीके से पता चलेगा, हमें इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक एज ए एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसके यूनिट वॉल्यूम में, है ना, क्या मान लेते हैं, एज्यूम दैट number of electrons in unit volume, number of electrons in unit volume is n। ये फिजिकल क्वांटिटी आपको स्मॉल n याद रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में
वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पूरा वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ ए, वो टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, यूनिट में कितने हैं n, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना है, इतना है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो चार्ज कितना होगा, चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कितना रहेगा भाई, Q इज इक्वल टू, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है E, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से NaL, तो इतना चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है, ENaL, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया भाई, इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना। तो आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, क्या सिंबल है Vd, क्या होगा अगर देखा जाए, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है T, कितने टाइम में मान लेते हैं, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है Q, कितने टाइम में मान लेते हैं T में, दैट इज Vd, है ना, यही होगा नहीं, तो फिर Vd क्या होगा, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd वेलोसिटी है। ध्यान से देखिए कंडक्टर की तरफ, आप यहां से देखते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यहां से किस वेलोसिटी से चलता है, Vd से, कितने टाइम में ये यहां पहुंच जाता है, मान लेते हैं T टाइम में, कितनी लेंथ कवर करते हुए L, तो आपका इस तरीके से जो एक्सप्रेशन होगा Vd वो क्या होगा आपका, कितनी लेंथ कवर की, डिस्टेंस कवर की L, कितने टाइम में T में, दैट इज माई Vd। तो Vd इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, लेंथ कितनी कवर की है कंडक्टर की L, कितने टाइम में T टाइम में, है ना, तो ये हुआ आपका Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल यहां से T निकाल लीजिए आप, तो Vd इज इक्वल टू, T निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, T निकाल लेते हैं सिंपली यहां से, T आपका क्या आएगा, T इज इक्वल टू कितना आएगा L, और डिवाइड में कितना Vd, है ना। अब यहां से देखते हैं कि करंट कितना रहेगा, I इज इक्वल टू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है Q, कितने टाइम में T टाइम में, है ना, T टाइम में सारा चार्ज फ्लो कर रहा है, जो टोटल चार्ज है किसके अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, उस पर्टिकुलर टाइम में ही ट्रांसफर हो रहा है, कहां से, इस वाली साइड से उस वाली साइड, तो इसलिए I इज इक्वल टू कितना आएगा Q अपॉन टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम T में ही वो सारा चार्ज Q जो आपने लिखा है वो ट्रांसफर होता है। यही बस एक लॉजिक है जो आपको याद रखना है कि इसी पर्टिकुलर टाइम में उस पूरे कंडक्टर के अंदर जो पूरा चार्ज था वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को लेते हैं चार्ज की और उस पर्टिकुलर टाइम को लेते हैं। तो यहां से भी ये टाइम निकाल लेते हैं, T इज इक्वल टू कितना आता है, Q अपॉन I आपका आता है। तो ये Q की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है, इसलिए T इज इक्वल टू कितना आएगा, आपने निकाला हुआ है ऊपर NeAL करके, है ना, और डिवाइड बाई कितना I, T की वैल्यू वहां से रख लीजिए आप, L बाई Vd, है ना, वहां रखा हुआ है, ये रहा L बाई Vd, तो यही वैल्यू टाइम की यहां रख लीजिए, तो क्या आएगा आपका L बाई Vd इज इक्वल टू कितना NeAL डिवाइड बाई कितना I, L से L कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाता है I इज इक्वल टू NeAVd, दैट इज रिलेशन बिटवीन व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एंड इलेक्ट्रिक करंट I, इन दोनों के बीच का आपका रिलेशन रहेगा। तो क्या आया यहां से, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है हमारा I इज इक्वल टू कितना NeAVd, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट विच इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, N क्या रहेगा आपका, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, E क्या है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और Vd क्या है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहां से कुछ और नई टर्म्स बनती है जिनको आपको याद रखना है, किस तरीके की टर्म्स बनती है, जैसे ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, तो ये एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू NeAVd, तो Vd की आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आपने अभी अभी निकाला, तो NeAVd का वो एक्सप्रेशन क्या था, E बाई कितना Ne इंटू में क्या, तो रिलैक्सेशन टाइम, तो यहां से जो आपका निकल के आता है, तो I इज इक्वल टू कितना आएगा NeA
है ना, और ई का स्क्वायर ई दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ई स्क्वायर ए, और साथ में क्या डिवाइड में कितना एम ई, और साथ में क्या आ जाएगा आपका तो, और साथ में कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहां से आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए तो बाई एम ई, और साथ में आपका क्या लिखा जाता है भाई, साथ में हमने लिखवाया हुआ है इसको, इस टर्म को लिखवाया होगा E इज इक्वल टू ई डी, ई इज इक्वल टू कितना होता है V अपॉन में क्या L, बिल्कुल आएगा। आपने देखा होगा जब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा हो, V रहा हो, ये लेंथ कितनी रही हो L रही हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उन दोनों में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V बाई डी था ना वहां पे, तो E इज इक्वल टू क्या V बाई L, तो यहाँ लिखा जाएगा V बाई L। तो यहाँ से एक नया एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, उस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है आपको अभी नजर आ जाएगा। यहाँ से पूरा का पूरा ये V है आपका, ये I है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो I इज इक्वल टू, या फिर आपको इस तरीके से V को एक साइड में रख लेना है, बाकी सारी चीजों को एक साइड में रख लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू I के साथ ये आएगा ME, साथ में कौन आएगा ये L आएगा, डिवाइड में कौन आएगा NE स्क्वायर A, और साथ में क्या आएगा आपका तो यहाँ से आप देखें तो ये वही एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू आई आर। कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपका बना था कि नहीं, तो हमने लिखा था ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर, तो वो यही R है जो आपका इस तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ से खुद देखिए, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, V को छोड़िए I को छोड़ देते हैं अभी, यहाँ पे R इज इक्वल टू कितना आता है कंपैरिजन से, तो R इज इक्वल टू आता है M एक्चुअल में E L, साथ में एन ई स्क्वायर, और साथ में क्या टो डिवाइड में ए। तो यहाँ से एक बात तो प्रूव हो चुकी है कि जो हमने लिखा था कि आर प्रोपोर्शनल है एल के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, यहाँ से भी वही सेम चीज प्रूव होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। एल ये रहा आपको दिख रहा है, एम ई क्या है कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई एन ये सब कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है एल पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है ए पे, तो आप देख सकते हैं। और यहां से अब आप कंपैरिजन करते हैं तो R इज इक्वल टू क्या होता है रो L बाई ए। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, इस वाले और इस वाले एक्सप्रेशन का, इस और एक्सप्रेशन का, तो यहां से जो रो निकल के आता है दैट इज माई एम ई डिवाइड बाई कितना ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर, साथ में क्या तो यही हमने आपको बताया था, जब आपको बताया था कि रेसिस्टिविटी रो जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब वो एल और ए पे डिपेंड नहीं करती। तो एक्चुअल में जो रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो रिलेशन है वो ये है, और आप देख रहे हैं रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है 1/n पे कर रही है। रेसिस्टिविटी n का मतलब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, और टो पे कर रही है, टो का मतलब क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम पे कर रही है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, और आपका ई स्क्वायर भी क्या रहता है कांस्टेंट, यानी कि ई की वैल्यू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीके से आपके ये रिलेशन भी आप याद रखें, आपसे पूछ लिया जाता है कि रेसिस्टिविटी अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो मटेरियल की किन किन चीजों पर वो डिपेंड करती है, तो मटेरियल की जो चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है उस पर डिपेंड कर रही है, और आपका जो उनका रिलैक्सेशन टाइम है उस पर डिपेंड कर रही है। रिलैक्सेशन टाइम भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम तो क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है, किसके साथ टेम्परेचर के साथ, इसलिए रेसिस्टिविटी क्या कर जाती है इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है हमारा यहाँ से। तो वो किस तरीके से इंक्रीज करती है वो भी देख लेंगे। जो हमने आर का रिलेशन लिखा था ना, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल टी, कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आर इंक्रीज हो जाता है, जब हम किसको इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो रो इज इक्वल टू भी होता है रो नोट 1 प्लस एल्फा डेल टी। तो इसी तरीके से आपकी रेसिस्टिविटी भी सेम फैक्टर्स के साथ क्या करती है इंक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ये हमारा आ जाता है। तो हमारी जितनी भी टर्म्स आज आई हैं इन टर्म्स को आप याद कर लीजिए। रो की टर्म्स क्या आई है, ये 10th में नहीं पढ़ाया जाता कि रो का ये वाला फॉर्मूला भी होता है। 10th में केवल आपको बताया जाता है कि आर इज इक्वल टू कितना रो एल बाई ए, बस यही तक आपको रख दिया जाता है। और आपको ये नहीं बताया जाता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या टो पे या इसके फॉर्मूले में कौन कौन सी और चीजें आती है। तो इन सबको आप याद कर लेंगे, जितने भी आपके क्या निकल के आ रहे हैं
जितने आपके नए रिलेशंस निकल के आ रहे हैं उन सबको आप याद कर लेंगे। यहां से एक रिलेशन और निकल के आता है जो हमने अभी अभी लिखा। किसका फॉर्मूला लिखा था हमने अभी अभी, जहां से शुरुआत की थी, I इज इक्वल टू NEAVD, इसकी शुरुआत की थी। यहाँ के बाद हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था NEA और ये VD की वैल्यू लिखी, EE बाई कितना आपका लिखा हुआ है तो, और साथ में कौन है ME है ना, लेकिन हमने ज्यादातर ME को यहाँ रखा है, टो को यहाँ रखा है, तो उसी तरीके से हम लिख लेते हैं। तो A को क्या करें, इधर लेके आ जाइए, तो I बाई A इज इक्वल टू कितना आ जाता है NE स्क्वायर है ना, NE स्क्वायर टो बाई ME इंटू में कितना E। इसको आपका इस टर्म को क्या लिया जाता है, इस टर्म का हमने शुरुआत में बताया था I अपॉन A, दैट इज माई करंट डेंसिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये जो पूरी टर्म लिखी हुई है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा। जो रेसिस्टिविटी थी उसका अपोजिट है ये। रेसिस्टिविटी कितना था, ME डिवाइड बाई NE स्क्वायर। तो अभी अभी आपने देखा रेसिस्टिविटी रो की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, अभी हम ऊपर भी दिखा देते हैं, यही कहीं होगी जो रो की वैल्यू आई थी आपकी। तो रो कितना आया था ME अपॉन NE स्क्वायर टो है ना, लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट लिखा हुआ है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में, क्या NE स्क्वायर टो बाई ME। तो रो क्या है आपका, रो क्या लिखा जाएगा, रो आपका लिखा जाता है ME अपॉन में NE स्क्वायर टो। तो उसका अपोजिट जो है ये रेसिस्टिविटी था हमारा, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का जो अपोजिट है वो कितना है, सिग्मा, जिसको बोलते हैं क्या, कंडक्टिविटी। क्या बोला जाता है भाई, कंडक्टिविटी। तो इसलिए जो सिग्मा रहेगा ये रो है रेसिस्टिविटी, ये आपका क्या है कंडक्टिविटी। आपका कितना रहेगा, आपका ये वाली टर्म रहेगी NE स्क्वायर टो बाई ME। इसलिए पूरी टर्म की जगह कितना आ जाता है सिग्मा, साथ में E एक ये नया रिलेशन है J इज इक्वल टू सिग्मा E। इसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या, ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोला जाता है। तो इस रिलेशन को भी आप याद रखें, J इज इक्वल टू सिग्मा E। और सिग्मा क्या है आपका, कंडक्टिविटी है, जो किसके अपोजिट होती है। इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कंडक्टिविटी है ये पहले ही आपका आ गया कि कंडक्टिविटी है किसके अपोजिट होती है, रेसिस्टिविटी के अपोजिट होती है। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से है ना। यूनिट क्या रहेगी भाई, जो यूनिट किसकी थी, रो की थी। रो की क्या यूनिट होती थी आपकी, ओम मीटर। तो आपकी सिग्मा की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम इनवर्स, और मीटर इनवर्स उसका उल्टा होगा, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो आपका होगा। तो ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन। तो साइमन मीटर इनवर्स याद रखिए आपका। ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं, ओम OHM, उसका इनवर्स मो MHO, मो। ओम को किस तरीके से लिखा जाता है, ये करके, मो को ओम इनवर्स करके लिखा जाता है इस तरीके से, जबकि इसको ओम इनवर्स को क्या बोला जाता है, साइमन बोला जाता है, जिसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो साइमन क्या है, SIEMEN। आपका साइमन जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है आपकी, सही में ये कंडक्टेंस की यूनिट होती है। तो कंडक्टेंस क्या है, अरे कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस आपका रेसिस्टेंस का अपोजिट है। किसका अपोजिट है, रेसिस्टेंस का अपोजिट। जिस तरीके से कंडक्टिविटी सिग्मा किसके अपोजिट है, रेसिस्टिविटी के, उसी तरीके से कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस क्या G, वो किसके अपोजिट है, रेसिस्टेंस R के। इसलिए इसकी जब यूनिट आती है वो कितनी आती है, ओम इनवर्स। इसी ओम इनवर्स को क्या बोला जाता है, साइमन। और इसी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, S से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ हमने आज जितने टॉपिक्स आपको बोले थे, तो ये टॉपिक जो है हमारा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस मतलब G और कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, इन दोनों को हमने पहले ही कवर कर दिया है आपका। तो आज मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं हमने कवर कर लिए हैं। उनमें से बता देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन I एंड VD और कंडक्टेंस, कंडक्टर और कंडक्टेंस, और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये भी हमने कवर कर लिया है ना। तो जो टॉपिक्स हमने आज बोले थे वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जो भी आपके इसके टॉपिक्स आते हैं, चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। तो हमसे इसी तरीके से आप जुड़े रहिए।